नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जैक बोर्ड द्वारा जारी की गई सारी मॉडल सेट आ चुकी है, तो आज हम उसी का सॉल्यूशन लेकर के आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपके महत्वपूर्ण विषय इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन के तकनीक के चयन से है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कैसे उत्पादन किया जाए। अगर सवाल आएगा यहाँ पर कि संसाधनों के वितरण की समस्या का संबंध किससे है, तो संसाधन के वितरण की समस्या का संबंध जो है वो आएगा क्या उत्पादन किया जाए। आगे सवाल पूछेगा आय की वितरण की समस्या का संबंध किससे है, तो मेरा आय आ जाएगा किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, और तकनीक के चयन की समस्या तो कैसे उत्पादन किया जाए, यानी मेरा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। आगे मेरा सवाल है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान, तो इसका मान कितना होता है, तो सीमांत उपयोगिता का मान जब 0 होगा तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगा। आप लोग पढ़े होंगे कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी और सीमांत उपयोगिता MU दोनों में कुछ संबंध होते हैं। संबंध पहला क्या होता है कि अगर MU यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो TU आपका बढ़ रही है। अगर MU आपका 0 है तो TU एकदम हाईएस्ट पर है, मैक्सिमम है, अस्थिर है, अधिकतम है। अगर आपका MU नेगेटिव में आ रहा है तो TU आपकी अब गिर रही है, यानी इसका फॉल होने लगा है, ये अब घटने लगी है। आगे सवाल है, सामान्यतः एक उदासीन वक्र का ढाल होता है, तो कैसे बनता है उदासीन वक्र। ठीक है, इसकी जो ढाल होती है वह मूल बिंदु की ओर उत्तल होती है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी सही आंसर है। अगले सवाल है, सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है, तो ध्यान दीजिए जो मांग वक्र की ढाल होती है वो आपका ऐसे बनती है। ठीक है, तो अब कैसे होगी, नेगेटिव हो जाएगी चूंकि ऊपर से नीचे आ रही है। आगे बढ़ते हैं, एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या होगी। आपको पता होगा कि एक ग्राफ में जो सरल रेखा होती है उस पर कुल 5 बिंदु बनते हैं और पांचों पर मांग की कीमत लोच अलग होती है। बात करें एक से अक्ष पर तो यहाँ आपका बनेगी 0, बीच से थोड़ा सा नीचे और एक से ऊपर तो यहाँ तुम्हारा बनेगा 1 से कम, बीच में 1 के बराबर, बीच से ऊपर 1 से अधिक और y पर अनंत। तो मैंने पूछा कि यहाँ पर मध्य बिंदु पर यानी बीच में, तो कितना बीच में हो जाएगा मेरा 1, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी सही आंसर है। आगे सवाल है, निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू होता है, तो ए से आपका बनेगा औसत उत्पाद का, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। आगे है, उत्पादन फलन Q बराबर AL का पावर अल्फा K का पावर बीटा में पैमाने का प्रतिफल की माप किया है, तो यहाँ पर इसकी माप होती है अल्फा प्लस बीटा। इनको देने वाले हैं कॉब डगलस, इसलिए इसे हम लोग कॉब डगलस उत्पादन फलन भी कहते हैं। इसका सिंपल रूल है कि अगर अल्फा प्लस बीटा 1 के बराबर है तो तुमको बोलेंगे अस्थिर पैमाने का प्रतिफल, यानी अल्फा प्लस बीटा 1 से कम है तो उसे बोलेंगे घटते पैमाने का प्रतिफल, और अगर अल्फा प्लस बीटा 1 से अधिक है तो वह बोलेंगे बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। आई होप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तब औसत लागत आपकी तो घटते जाती है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। आगे है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है, तो ये आपका कुल स्थिर लागत में आने की TFC टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता, एक समान रहती। इनकी जो रेखा है आपका है वो एक साइज के समानांतर होती है, फिक्स है तो एकदम फिक्स है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। आगे है, निम्न में से किस बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होता है, तो आपका ये होगा पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो है वो फर्म कीमत का स्वीकारक होता है। आगे बात किया जाए तो देखेंगे एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ आपका होता है MR बराबर MC। लेकिन चूंकि देखो मैथ में इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि MR को इधर ले आएंगे तो आएगा माइनस बराबर बच जाएगा 0।
इसको नीचे आके हम बटा में भी कर सकते हैं, तो भागा MC बराबर मेरा 1 हो जाएगा, यानी मेरा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इनमें से सभी। सवाल आगे है, निम्नलिखित रेखा चित्र से पूर्ति की लोच की किस माप की मान होती है, यानी किस मान की माप होती है। तो यहाँ देखेंगे जो सप्लाई कर्व है, जो पूर्ति की रेखा है, वह एक्स एक्सिस को टच कर रही है, अर्थात मेरी जो सप्लाई की लोच है वह आपका हमेशा 1 से कम होगी। कितनी आपकी होगी तुम्हारी, तो 1 से कम होगी। अगर रेखा तुम्हारा टच करती है मुख्य अक्ष को, 0 को, थोड़ा मुख्य बनेगा, तो यहाँ मेरा सप्लाई जो है उसकी लोच 1 के बराबर होगी। अगर टच कर रही है वाई अक्ष को, तो तुम्हारा 1 से अधिक होगी, याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर ये टच कर रही है एक्स अक्ष को तो 1 से कम, टच कर रही है 0 को यानी मुख्य अक्ष को तो 1 के बराबर, टच कर रही है वाई को तो 1 से अधिक। आगे है, एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर टैक्स को बढ़ाएंगे प्रोडक्शन का कॉस्ट बनेगा, अर्थात मेरा यहाँ पूर्ति जो है वह कम हो जाती। ऑप्शन नंबर मेरा ए सही आंसर है। आगे देखते हैं, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ ध्यान दो, अन्य बातें समान, लेकिन अगर मांग में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, उसकी कीमत बढ़ेगी और उसकी मात्रा में फिर कमी आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी सही आंसर है। संतुलित कीमत में वृद्धि तथा संतुलित मात्रा में कमी आएगी। आगे, अधिक मांग की स्थिति में कीमत में प्रवृत्ति होती है। तो जब किसी वस्तु की मांग अधिक हो जाएगी, ठीक है, तो उसकी कीमत ऑटोमेटिक एकदम बढ़ने लगती है। आगे है, अधिक पूर्ति की स्थिति होती है, तो कब होती है, तो जब डिमांड कम और सप्लाई अधिक होगा, यानी कि मांग कम और पूर्ति ज़्यादा होगी, यानी कि डी जो है वो लेस देन एस होगा। अब बोलेंगे एस ग्रेटर देन डी होगा, ऑप्शन नंबर मेरा बी सही आंसर है। आगे है, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा। सिंपल सी बात है, अगर पूर्ति में कमी करेंगे तो उसकी कीमत बढ़ेगी और उसकी मात्रा में, उन्हें क्वांटिटी में थोड़ा सा कमी आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी सही आंसर है। आगे है, एकाधिकार में अधिकतम कुल आगम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की कीमत लोच कितनी होती है। एकाधिकार की बात कर रही, मोनोपोली बाजार की बात कर रहे हैं, तो मोनोपोली में जो है वो हमेशा आपका यह 1 से, यानी 1 के तुम्हारा बराबर होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन में, पूर्ण प्रतियोगिता में तुम्हारा वहाँ पर अनंत इन्फिनिट होता है, ठीक है। और अगर बात करेंगे हम लोग एकाधिकारी में, तुम्हारा 1 से वहाँ अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को। आगे है, द्वैधिकार में विक्रेताओं की कितनी संख्या होती है, तो ये आपका होती है केवल 2, ओनली 2। आगे है, निम्न में से किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो ये तुम्हारा होगा एकाधिकार यानी मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। आगे है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो जॉन मिनार्ड किन्स, यानी ऑप्शन नंबर सी J.M. किन्स सही आंसर है। आगे है, जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है, हमने पढ़ा था कि जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन बराबर होता है एनडीपी। एनडीपी बराबर क्या होगा, माइनस डिप्रिसिएशन। एक मिनट, हमने क्या पढ़ा था कि जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन बराबर एनडीपी। मतलब जीडीपी बराबर क्या हो जाएगा, एनडीपी प्लस डिप्रिसिएशन। कहीं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी एनडीपी प्लस डिप्रिसिएशन, एनडीपी प्लस मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आगे है, निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। चपाती के लिए बिल्कुल है, ब्रेड के लिए है, बिस्कुट के लिए है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आगे सवाल है, किस
किसी वर्ष की जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है? नई कार्य का मूल्य एकदम शामिल करेंगे। शिक्षण शुल्क हाँ। ब्रेड का मूल्य हाँ। अब लिखा प्रयुक्त कार्य, इसको बोलते हैं हम लोग उपयोगी कार्य, सेकेंड हैंड कार का मूल्य शामिल नहीं करेंगे क्योंकि सेकेंड हैंड कार है, इसका मूल्य पहले हम लोग शामिल कर चुके हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है? तो मूल्य वृद्धि विधि से हाँ, व्यय विधि से हाँ, आय विधि से हाँ। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आगे है सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण, यानी कि जहाँ पर नया नोट को छापेंगे पुराना नोट को बंद करके, उसे बोलते हैं विमुद्रीकरण, यानी कि पुराने नोट के स्थान पर नया नोट छापना मेरा कहलाता है विमुद्रीकरण। तो इस विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट जो बाजार के प्रचलन से बाहर किया गया था? तो 500 और 1000 के नोट को प्रचलन से बाहर किया गया था। ऑप्शन नंबर मेरा सी सही आंसर है। आगे है निम्न में से कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? तो जनता से जमा स्वीकार करना उसका कार्य नहीं है। आगे है भारत केंद्रीय बैंक है तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे है निम्नलिखित में से सबसे तरल मुद्रा कौन है? तो ये तुम्हारा होगा M1 की लिक्विडिटी सबसे अधिक होती है, यानी इसकी तरलता अधिक होती है। आगे है उपभोग फलन सी बराबर ए प्लस बी वाई में प्रेरित उपभोग क्या है? तो तुम्हारा है बी वाई। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। आगे है एमपीसी प्लस एमपीएस का मान कितना होता है? तुमको पता होगा इसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है। आगे है निम्नलिखित रेखा चित्र में स्वायत्त निवेश की रेखा क्या है? तो यह रेखा आपका एक साइज के पैरेलल होता है, यानी आपका CD होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। आगे है किसी अर्थव्यवस्था में यदि एमपीएस 0.4 है तो गुणक क्या होगा? गुणक बराबर होता है 1/A। बैठाएंगे तो 1/0.4 बराबर 10/4 काटेंगे तो 4 दूनी 8.5, यानी कि 2.5। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आगे है निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण नहीं है? तो वस्तु और सेवा कर जीएसटी जो आपका है वो आपका है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण। ऑप्शन नंबर मेरा सी सही आंसर है। आगे है निम्न में से सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण कौन सा है? तो सड़क मेरा सार्वजनिक वस्तु, बाकी सारी मेरी इधर प्राइवेट वस्तु है। आगे है भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो 2017 में। जीएसटी बिल कब आता है? 2016 में। और आपका एलपीजी कब आता है? तो 1991 में। इसको याद रखिएगा। आगे है राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के अंतर को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं राजस्व घाटा। आगे है व्यापार संतुलन क्या है? तो निर्यात और आयात का अंतर है व्यापार संतुलन। आगे है यदि कोई भारतीय किसी चीनी कंपनी को खरीदता, चीनी मोबाइल कंपनी खरीदता है तो इस लेन देन को भारत के भुगतान संतुलन में कहाँ दर्ज करेंगे? तो पूंजी खाते के डेबिट में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आगे सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते घटक है? तो तुम्हारा होगा वस्तुओं का निर्यात। ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।